और आज की क्लास बड़ी मजेदार रहने वाली है, क्योंकि इस मजेदार क्लास में हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। आज हम बहुत सारे अंतरों पर बात करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। चुटकियों में अंतर याद करवाऊंगा मैं आज। तो मेरे जो 11th फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। दोस्तों को लिंक को कॉपी कीजिए और पेस्ट करके ग्रुप में शेयर कर दीजिए। स्कूल के ग्रुप में, दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिए और उनसे कहिए कि हम कितनी बढ़िया क्लास से आज जुड़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो अंतर का एक कॉन्सेप्ट होता है उसको समझ लीजिएगा। एक तो ये रहता है कि आपको अगर किन्हीं दो चीजों के बीच में अंतर करना हो, तो एक बात तो ये रहती है कि वो अंतर आप ऐसे कर सकते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आप उसके बारे में भी जानते हो, इसके बारे में भी जानते हो, तो आप अंतर कर लेते हो। जैसे आपसे किसी ने कहा कि दूरी और विस्थापन में अंतर बताओ, तो आपको पता रहता है कि दूरी जो है पथ की लंबाई है और विस्थापन एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी है, तो वो आइडिया आपको हो जाता है। सदिश अदिश से आपको आइडिया हो जाए तो कोई बात नहीं। अगर आपको आइडिया नहीं, ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको एक पैटर्न याद करना पड़ेगा या तैयार करना पड़ेगा अपने दिमाग में। जैसे आप कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, अंतर लिखते हैं तो इधर का उधर लिख जाते हैं। जैसे उन्होंने 4-4 पॉइंट दोनों के याद करे, 3-3 पॉइंट दोनों के याद करे, 2-2 पॉइंट दोनों के याद करे, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो उल्टा लिख जाते हैं। अब ऐसा कैसे होता है, देखिए आपने अंतर याद किया दूरी और विस्थापन में, ठीक है, तो आपने इधर दूरी याद किया हुआ, इधर विस्थापन याद किया हुआ है। अब एग्जाम में प्रश्न आया दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए, तब तो आपकी बात जम गई कि आपने इधर दूरी लिखा, विस्थापन लिखा, आपका काम हो गया। एग्जाम में प्रश्न उल्टा आ गया कि विस्थापन और दूरी में अंतर लिखिए। अब आपने क्या किया कि वो पेपर में लिखा था विस्थापन और दूरी में अंतर लिखिए, तो आपने पहले विस्थापन लिख लिया फिर दूरी लिख लिया। अब आपका दिमाग जो है वो रिवर्स प्रोसेस में चला गया, क्योंकि पक्का याद तो है नहीं आपको, या कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। तो फिर ऐसे में क्या होगा, वो जो दूरी वाले पॉइंट है वो विस्थापन में चले जाएंगे, विस्थापन वाले पॉइंट दूरी में चले जाएंगे। अब वो पूरा सही लिखा है, नंबर मिलेंगे 0। अभी ठीक है, कोई अच्छा वैल्यू हुआ तो इधर का 3 उधर पर, ऐसा करते नहीं है अमूमन, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि चाहे दूरी और विस्थापन में अंतर पूछे, चाहे विस्थापन और दूरी में अंतर पूछे, आप आपके पैटर्न पर लिखना। भाई आपको पहले क्या याद है, दूरी, फिर क्या याद है, विस्थापन। तो जैसा आपकी कॉपी में लिखा है कि पहले दूरी फिर विस्थापन, तो आप भी एग्जाम में पहले दूरी लिखना फिर विस्थापन लिखना है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, बहुत ट्रिकी बात बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है, थोड़ा सा इसको ऊपर, चलिए ओके, कोई बात, देख लो। तो आप ये है कि आपको क्या करना है कि पहले जो आपको पहले याद है उसको पहले लिखना है, जो बाद में याद है उसको आपको बाद में लिखना है। तो आपको क्या करना है, दूरी पहले लिखना है, विस्थापन बाद में लिखना है, चाल पहले लिखना है, वेग बाद में लिखना है। अरे उसमें नहीं, ये यहाँ जो है ऊपर की तरफ का बोल रहा हूं मैं, तो यहाँ आता हूँ तो मैं आधा रह जाता है ऐसे, यहाँ आने पर पूरा होता है। चलिए यहाँ ये आधा रह जाता है। तो चलिए, दूरी और विस्थापन मतलब इसको ऊपर जाना चाहिए यहाँ पे। चलो ठीक है। तो चलिए रहने दीजिए, ओके ठीक है, ठीक है। दूरी और विस्थापन, तो अब देखिए दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, जी, द्रव्यमान, भार। आपको मैं एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा, आप सब जुड़ जाइए, जुड़ते जाइए आप, क्योंकि अब जो टेक्निक आपके पास में आने वाली है, नेवर सीन बिफोर, आपने कभी नहीं देखी होगी। तो ये 4 अंतर आप देखिए एक साथ, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, कैपिटल जी, स्मॉल जी, द्रव्यमान, भार। लेकिन वही बात दिमाग में रखना है कि कोई सा भी पूछे, पहले दूरी फिर विस्थापन, पहले चाल फिर वेग, पहले कैपिटल जी फिर स्मॉल जी, पहले द्रव्यमान फिर भार, उल्टा पूछे तब भी। क्लियर है, मतलब ये वाला साइड जो है, अब देखिए वो भी मैं आपको बता देता हूं, उसका भी एक बात क्लियर बताता हूं। यहाँ देखिएगा अगर 2-2 अंतर पूछते हैं इनमें, देखिए यहाँ प्रश्न देखिए, दूरी विस्थापन में 2 अंतर, चाल वेग में 2 अंतर, कैपिटल जी स्मॉल जी में 2 अंतर और द्रव्यमान और भार में 2 अंतर। तो ये 4 प्रश्न मैंने एक साथ लिए हैं और चारों प्रश्नों को मैं एक साथ बता दूंगा। अभी देखिए,
फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है दूरी और विस्थापन में कि दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। देखिए अब आपने ऐसा कभी देखा नहीं होगा, मैं दोबारा दिखा रहा हूं। चाल आपकी अदिश राशि हो गई और वेग आपकी सदिश राशि हो गई। और बढ़िया आगे, कैपिटल जी अदिश और स्मॉल जी सदिश। और आगे बढ़िए, द्रव्यमान अदिश और भार सदिश। आप बताइए, 4 प्रश्नों का पहला पॉइंट तो मैंने आपको यही क्लियर कर दिया कि ये इधर की राशियां। अब मैं इसीलिए कह रहा हूं जब भी आप लिखेंगे तो आप ये ध्यान रखना कि मुझे अदिश वाली राशियां पहले लिखना है। ओके, तो उसमें आ जाएगा दूरी, चाल। देखिए वैसे भी याद रह जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल और दूरी दोनों अदिश। ओके, और कैपिटल जी ये नियतांक है तो ये भी अदिश, और द्रव्यमान आपको पता है सभी जगह इसका मान एक जैसा रहता है तो ये भी क्या है, अदिश है। तो ये इधर आपके पॉइंट हो गए। 2 अंतर लिखना है और एक अंतर तो मैंने आपको चुटकी में बता दिया, मैंने कहा था ना मैं चुटकी में बता दूंगा। तो देखिए दूरी और विस्थापन, तो ये अदिश सदिश, चाल वेग अदिश सदिश, कैपिटल जी स्मॉल जी अदिश सदिश, द्रव्यमान भार अदिश सदिश। हो गया कि नहीं पहला पॉइंट। अब दूसरा देखिए, दूरी में आप लिखेंगे कि ये पथ की लंबाई है। क्या है ये, पथ की लंबाई है, क्योंकि अदिश है, ये पथ की लंबाई है, मतलब इसमें कोई दिशा नहीं है। और यहां लिख देंगे ये निश्चित दिशा में चली गई दूरी है, निश्चित दिशा में चली गई दूरी है, मतलब स्थिति निर्देशांकों का क्या है, अंतर है, तो इसको बोलते हैं निश्चित दिशा में चली गई दूरी, मोटे शब्दों में। क्योंकि ये सदिश है तो निश्चित दिशा में चली गई दूरी है, मतलब दूरी से लिख देना आप, दूरी है, ये पथ की लंबाई हो गई। अब आपके 2 नंबर यहां खत्म हो गए, ठीक है। अब आप कहेंगे सर यहां भी कुछ बता दीजिए, तो यहां देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, खत्म, ये इसके भी 2 अंतर खत्म। अब आप कहेंगे यहां सर, तो यहां लिख लीजिएगा वेग है, तो वेग बराबर हो गया दूरी, यहां दूरी लिखा, यहां विस्थापन लिखिए, विस्थापन बटे समय, ये अंतर भी आपके खत्म, 2 नंबर समाप्त। ये आपके 2 नंबर खत्म, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपके यहां देखिए, ये आपका हो गया दूरी विस्थापन, ये दूरी विस्थापन, ये हो गया आपका चाल और ये हो गया वेग। अब कैपिटल जी और स्मॉल जी, कैपिटल जी अदिश, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल जी को। तो ये अदिश ये सदिश। अब आपको पता है इसका मान सब जगह एक जैसा होता है कैपिटल जी का, क्योंकि ये नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सभी जगह एक जैसा मान। कितना इसका मान बता सकता है कोई? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अगर किसी को याद है कैपिटल जी का मान, बोलिए। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और मात्रा क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, है ना। तो वो इसका मान है, तो सभी जगह एक जैसा है। तो यहां पर अंतर में आप इतना कंफ्यूजन मत करिएगा, नहीं तो पता चल रहा है गलत लिख गए। आप यह लिख दीजिएगा इसका मान सभी स्थानों पर एक जैसा रहता है या सभी स्थानों पर नियत रहता है, नियत रहता है, मतलब सभी जगह इसका मान क्या रहता है, नियत रहता है। और इधर लिख दीजिएगा इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, मतलब अलग अलग जगह पर इसका मान क्या होता है, अलग अलग होता है। इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, मतलब अगर चंद्रमा पे देखो तो अलग, पृथ्वी पर देखो तो अलग, है ना। पृथ्वी में भी अगर आप ध्रुव पे देखो तो अलग। ये आपके 2 अंक हो गए। अब आप कहो सर आपने पहले पॉइंट तो सब सेम बता दिए, दूसरे आपने सेम नहीं बताए। तो मैं आपको, आप जो कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर लिखेंगे वही आप द्रव्यमान और भार में लिख देना, खत्म। क्या लिख देना, इसको ऐसा कैसा यहां उतार लो, यही पॉइंट सेकंड नंबर वाला पॉइंट यहां उतार लो, और इसमें भी सेकंड नंबर वाला पॉइंट यहां उतार लो। मतलब द्रव्यमान का मान जो है वो सभी स्थानों पर क्या होता है, नियत रहता है, और जो आपका भार है उसका मान सभी स्थानों पर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो जो आप कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर लिखेंगे वही अंतर द्रव्यमान और भार में है, और इन चारों अंतर का पहला पॉइंट एक जैसा है। आया मजा के नहीं आया, लिख दीजिए आप कमेंट्स में। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को बताइएगा। आपको अगर मदद मिली है तो वह भी आप स्पष्ट कीजिएगा कि आज आपको बहुत मदद मिली है। तो देखिए
ये 4 अंतर मैंने आपके क्लियर कर दिए, 4 अंतर हो गए। 2-2 अंक में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें 4 अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने चारों आपके सामने रख दिए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं ऐसे स्क्रीन पर साइड में खड़ा हूं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि ये हलवा है, बिल्कुल लड्डू बन गया आपका, ठीक है। लेकिन जो बात मैंने बताई है वो ध्यान रखिएगा कि पहले क्या लिखना है। एग्जाम में पूछ ले वेग और चाल में अंतर, मतलब नहीं, हम तो अदिश वाला पहले लिखेंगे, चाल वेग, क्लियर, ताकि कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो दिमाग में, है ना। दूरी विस्थापन, चाल वेग, कैपिटल जी स्मॉल जी, द्रव्यमान और भार, पहला पॉइंट सब में सेम। और दूसरे पॉइंट में आपने कहा दूरी पथ की लंबाई है, विस्थापन निश्चित दिशा में चली गई दूरी है। फिर आपने कहा चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इसका मान सभी जगह नियत, इसका मान सभी जगह भिन्न भिन्न, अलग अलग जगह अलग अलग, भिन्न भिन्न जगह भिन्न भिन्न। तो यही पॉइंट यहाँ भी लिखना है कि द्रव्यमान का मान सभी जगह नियत और यहाँ अलग अलग जगह अलग अलग। मेरे ख्याल से 4 अंतर आपके बहुत बढ़िया हो गए होंगे, तो अपने दोस्तों को भी बताने लायक तो हो ही गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं दूसरे अंतरों पे आता हूं, जड़त्वीय द्रव्यमान और आपका गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो अब देखिए, अब जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान, और मैंने ट्रिक आपको सबको बता दी है ना। अदिश कौन कौन से थे बताओ, कौन कौन से अदिश थे। दूरी अदिश था, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल भी अदिश। और कौन सा अदिश था, कैपिटल जी अदिश था। और कौन सा अदिश था, द्रव्यमान अदिश था, है ना। और उसके सामने वाले चारों के चारों क्या थे, सदिश थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट अंतर बता रहा हूं, और वो अंतर है आपका जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान। जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान, ये भी 2 अंक में, और गुरुत्वीय द्रव्यमान, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये जड़त्वीय द्रव्यमान और ये गुरुत्वीय द्रव्यमान, इनमें अंतर पूछा है। देखिए क्या करना है आपको, जड़त्वीय द्रव्यमान में आप लिख देना, पहले तो इसके बारे में लिख देना है क्या है ना। तो जड़त्वीय द्रव्यमान क्या है, तो ऐसा कैसा लिखना पहले आप, जड़त्वीय द्रव्यमान। और न्यूटन का जो आपका समीकरण है F बराबर m, उसको याद रखना आप, मतलब इसकी जो ट्रिक है वो है F बराबर m, वो अगर आपको याद है तो m का मान होगा F बटे, ये ट्रिक बता दी मैंने आपको। F बटे मतलब बल बटे त्वरण, ये खत्म हो गया। आप m निकालेंगे तो F बटे होगा, F कौन है, बल, A कौन है, त्वरण। अब यहां क्या लिखोगे, तो इसी की नकल करना है आपको, लेकिन अपने तरीके से। अब जड़त्वीय की जगह लिखना आप गुरुत्वीय, तो ये हो गया गुरुत्वीय द्रव्यमान। और यहां पर आपको दोनों जगह यही लिखना है, बल बटे त्वरण, लेकिन आपको लिखना है गुरुत्वीय बल बटे गुरुत्वीय। मजा आया कि नहीं आया, मतलब क्या किया आपने, अभी कोई याद नहीं करना है, जड़त्वीय द्रव्यमान लिख देना या गुरुत्वीय द्रव्यमान लिख देना। अब यहाँ क्या लिखना है, यहां से कर लेना, F बराबर m से, कि सर m का मान होगा F बटे, F मतलब बल, A मतलब त्वरण, तो बल बटे त्वरण। अब यहाँ गुरुत्वीय शब्द लिखा है तो दोनों जगह गुरुत्वीय लिख देना, खत्म। और दूसरी बात, इसको कैसे मापते हैं जड़त्वीय द्रव्यमान को, और इसको कैसे मापते हैं, तो इसका मापन जो होता है वो भौतिक तुला द्वारा होता है। तो इधर लिख दीजिएगा, इसका मापन जो है वो स्प्रिंग तुला द्वारा होता है, खत्म। स्प्रिंग तुला से, इसका मापन भौतिक तुला से। ये लाइन खींच दी मैंने, आपके 2 अंतर समाप्त हो गए, है कि नहीं है लड्डू, बिल्कुल लड्डू। F बराबर m है, जब भी गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान में अंतर आए, F बराबर m है। आया मजा कि नहीं आया, आप लिखिएगा, आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी देखिए एक प्रक्रम और लेता हूं मैं, ये 2 नंबर का एक और प्रश्न, सारे प्रश्न प्रश्न बैंक के भी हैं, और 11th के सारे अंतर खत्म होते जा रहे हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम, और दूसरा अंतर है इसके साथ में अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सेबल, दोनों तरफ से। तो ऐसा प्रक्रम जो दोनों तरफ से हो सकता है, दोनों दिशाओं से हो सकता है ना। एक ही दिशा से संभव है तो अनुत्क्रमणीय, दोनों तरफ से संभव है तो उत्क्रमणीय। तो क्या लिखोगे, उत्क्रमणीय मतलब
दोनों दिशाओं से संभव, मतलब विपरीत क्रम में भी संपन्न किया जा सकता है। आपके प्रश्न में लिखा है विपरीत क्रम में भी संपन्न किया जा सकता है, तो दोनों दिशाओं से संभव। और अनुत्क्रमणी इरिवर्सिबल, विपरीत क्रम में नहीं जाएगा। जैसे पेंट है, अब वो पेंट को आपने पलटा के पहन लिया, शर्ट आपने पलटा के पहन लिया और वो पहनने में आ रहा है, तो वो उत्क्रमणी है, दोनों दिशाओं से संभव। अनुत्क्रमणी में क्या हुआ, दोनों दिशाओं से संभव नहीं है, मतलब एक ही दिशा से संभव, एक ही दिशा से संभव। ठीक है, तो शब्द में ध्यान रखना, उत्क्रमणी मतलब दोनों तरफ से, दोनों तरफ से संभव है ना, और अनुत्क्रमणी मतलब एक ही तरफ से संभव। दूसरा इसमें फर्क लिख दीजिएगा आप उदाहरण का, इसमें डाल दीजिएगा आप उदाहरण, उत्क्रमणी रिवर्सेबल में बर्फ का पानी बनना, खत्म। अरे पानी से वापस बर्फ बना लेंगे ना, तो बर्फ का पानी बनना। इधर क्या लिखोगे, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, खत्म। ये आपका हो गया समाप्त। कैसा लगा आपको? अभी आप उत्क्रमणी मतलब वैसे याद रख लेना यार, बर्फ का पानी बनना, तो पानी का भी बर्फ बन सकता है, तो अब ये पॉइंट यहां से भी बन जाएगा, दोनों दिशाओं से, है ना, मतलब क्रियाकारक क्रियाफल में बदलते हैं, क्रियाफल वापस क्रियाकारक में बदल सकते हैं, किसी भी तरीके से याद रख लो। और ये एक ही दिशा से संभव है, मतलब क्या हुआ, लोहे में जंग लग गई भाई, अब जंग मतलब नया पदार्थ बन गया, है ना, Fe2O3.X बन गया Fe का। अब Fe2O3.X से Fe नहीं बनेगा, तो लोहे में अगर जंग लग गई तो जंग से वापस लोहा नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तो ये एक ही दिशा से संभव है। तो ये हो गया आपका उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी प्रक्रम में अंतर। तो आप देखिए आपके पूरे कोर्स में ये 5-6 अंतर है, 2-2 नंबर के, और 6 अंतर मैंने आपको आज करा दिए। ये आपका अंतर नंबर 5 और ये आपका अंतर नंबर 6, ये 2-2 अंक के सारे 6 अंतर करा दिए मैंने आपको। क्लियर है कि नहीं है, आसान है कि नहीं है? अब देखिए यहां से मैं अब 3 अंक के अंतर शुरू करता हूं, वो 2 में भी आ सकते हैं और 3 में भी। देखो 2 और 3 में कौन कौन से अंतर आ सकते हैं, इसको देखिए, ये 4 अंतर इसमें जो 2 आ सकते हैं, घबराने की तुरंत करा दूंगा फटाफट। ये देखिए मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, ये 2 में भी आ सकता है, 3 में भी, क्योंकि ये आपके शुरू वाले पार्ट में है, मात्रक वाले में। तो मात्रक में 2 अंक का प्रश्न भी है और 3 अंक का प्रश्न भी है। तो जैसे मूल मात्रक, नाम से ही पता चल रहा है, मूल मतलब खुद ही अपने आप में सर्वे सर्वा है, स्वतंत्र है। और ये व्युत्पन्न मतलब इनको उत्पन्न किया गया है, तो ये व्युत्पन्न मात्रक है, मतलब सर्वे सर्वा नहीं है, ये मूल मात्रकों से बने। तो आप लिख सकते हैं ये स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र है। इधर लिखेंगे ये मूल मात्रकों से बने हैं, स्वतंत्र नहीं है, किससे बने हैं, मूल मात्रकों से बने हैं, मतलब ये स्वतंत्र नहीं है, मूल मात्रकों से बने हैं। ये कितने हैं, अरे मूल मात्रक कितने हैं, 7 है, ये 7 है, और ये असीमित है, अनंत है, पता नहीं कितने हैं। तीसरा इसका उदाहरण दे देना, तो मूल मात्रक में तो आपको 7 उदाहरण याद है ना, लेकिन उदाहरण दे देना मूल मात्रक का, कि लंबाई का क्या होता है मूल मात्रक, मीटर, इधर उदाहरण लिख दो, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, अरे लंबाई गुणित चौड़ाई होता है ना, तो मीटर गुणित मीटर, मीटर स्क्वायर, ये खत्म हो गया। देखिए आप ये 3 अंतर। तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक मतलब मूल, मूल मतलब ये स्वतंत्र है ना, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, और व्युत्पन्न मात्रक मतलब ये मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। अब मूल मात्रक कितने हैं, 7, व्युत्पन्न मात्रक असीमित। एक एक उदाहरण दे देना, अभी यहाँ पे आपको मूल मात्रकों में कोई और उदाहरण याद आ जाए, विद्युत धारा का एम्पियर याद आ जाए तो वो लिख देना, और यहाँ आपको जैसे क्षेत्रफल भूल जाओ और आपको वेग याद आ जाए, चाल याद आ जाए मीटर प्रति सेकंड, तो वो लिख देना। मतलब ये 7 के अलावा जितने बचे वो सब व्युत्पन्न का न्यूटन लिख देना, बल का न्यूटन लिख देना है, बढ़िया याद रह जाएगा, या कार्य या ऊर्जा का जूल लिख देना, शक्ति का वाट लिख देना, सब इधर आएगा, इधर नहीं आएंगे, इधर तो 7 ही रहेंगे। तो क्लियर है आपका, ये मूल मात्रक और ये व्युत्पन्न मात्रक आपका, ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, आपको जहां जैसे करना है वैसे कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको अच्छा लगा होगा, और काफी अच्छे कमेंट्स स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को अच्छा समझ में भी आ रहा है, और आप बहुत अच्छे टिप्पणियां, अच्छे कमेंट्स भी लिख रहे हैं, थैंक्स लिख रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने अपने दोस्तों को शेयर की होगी लिंक, क्योंकि कल सवेरे भी एक क्लास है और वो क्लास ऑब्जेक्टिव की है,
इसलिए अपने दोस्तों को आप जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए ये पढ़ाई लिखाई का काम जो है स्वार्थ का नहीं है, अपने दोस्तों को बताइए, है ना। मदद कभी आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी, आप उनकी मदद कीजिए, उनको ऑब्जेक्टिव सिखाइए, वो आपके काम ही आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा हो रहा है, अब आपका ये हो गया उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय हो गया, मूल व्युत्पन्न। अब देखिए नेक्स्ट है आपका ऊर्जा और शक्ति। ये ऊर्जा और ये है शक्ति। ये तो किसी न किसी रूप में एग्जाम में आएगा ही आएगा, ऊर्जा और शक्ति। ऊर्जा और शक्ति, तो ऊर्जा क्या है? देखिए यहां से यहां बनाएंगे अपन, कार्य करने की क्षमता, ये ऊर्जा होगी, और कार्य करने की दर, ये शक्ति होगी। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब ये देखो कार्य ऊर्जा शक्ति सब अदिश है ना, कार्य ऊर्जा शक्ति द्रव्यमान चाल दूरी, ये अदिश है, बाकी सब सदिश में गिनना आप, है ना। तो इसलिए कुछ 5-7 राशियां हैं, मैं कल आपको बताऊंगा। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता बताओ, कमेंट में लिख दीजिए कार्य का एसआई मात्रक। वही कार्य का एसआई मात्रक होगा, वही ऊर्जा का होगा, और यहां शक्ति का लिख दीजिए, तो शक्ति का एसआई मात्रक। तो कार्य का एसआई मात्रक है जूल, जो कि ऊर्जा का है, और शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। कहते हैं ना अपन, मैंने उस पर शक्ति लगा दी, मैंने उसकी वाट लगा दी, है ना। तो वाट लगा दी मतलब मैंने उस पर क्या लगा दी, शक्ति लगा दी। तीसरा इसमें आप अंतर लिखिएगा कि इसका विमीय सूत्र, मतलब एमएलटी के पदों में इसका जो विमीय सूत्र है वो कार्य का है ml²t-2, और शक्ति का है ml²t-3। मतलब एक और यहाँ पे ऋण 2 है, यहाँ पे यही फर्क है, देखो ऋण 2 और यहाँ ऋण 3, क्योंकि शक्ति में एक समय और बटा में आ जाता है, तो ऊपर जाता है टी की पावर 1 -1 और बढ़ जाती है। तो ml²t-2 ml²t-3 खत्म। अगर विमीय सूत्र याद नहीं रहते, एक और बता देता हूं, इसमें समय का महत्व नहीं है, इसमें समय का महत्व है। क्यों? क्योंकि शक्ति होती कार्य बटे समय, तो इसमें समय का महत्व है, इसमें समय का महत्व नहीं है। क्योंकि मेरे पास बहुत ऊर्जा है ना, मतलब बहुत ऊर्जा मतलब बहुत काम करने की क्षमता, पर करके नहीं दिखा रहा है, मतलब शक्ति नहीं है। करके दिखाएगा मतलब शक्ति है। तो ये आप 3 पॉइंट आप ये लिखिएगा, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, बढ़िया रहेगा। तो मूल मात्रा ऊर्जा शक्ति। अब आया आपका संरक्षी और असंरक्षी बल, इसको देखते हैं अपन। संरक्षी बल और असंरक्षी बल, इसमें भी आप 3 अंतर करिए। ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करेगा। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, खुशी मनाएंगे हम। अब संरक्षी या असंरक्षी बल, तो संरक्षी बल में देखेंगे, इसमें जो संरक्षी बल है ये आपके सारे केंद्रीय बल जितने भी होते हैं, है ना, ये सारे संरक्षी होते हैं। मतलब आप अगर आप लेना चाहें तो उदाहरण से भी शुरू कर सकते हैं, और आप लिख सकते हैं कि ये बल जो है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो संरक्षी बल में लिखेंगे पथ पर, मतलब इस बल के अंतर्गत किया गया कार्य जो होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो यहां ऐसा लिखना, इसमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। इसमें क्या लिखोगे, इसमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, मतलब नकल करना है, करता है। दूसरा उदाहरण, अब पथ पर निर्भर नहीं करने का उदाहरण दे दो, तो गुरुत्वाकर्षण का बल, जैसे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच भी गुरुत्वाकर्षण का बल लगा है ना, लेकिन उसके बीच में कोई डोरी तो नहीं बांध रखी है, तो ये पथ पर निर्भर नहीं करता है, तो गुरुत्वाकर्षण का बल। यहां आप लिख देना असंरक्षी बल, मतलब पथ पर निर्भर करता है, तो इसका उदाहरण दे देना आप घर्षण बल, क्योंकि घर्षण बल तो आपको पता है संपर्क सतहों की
प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण का बल, ये हो जाएगा आपका घर्षण का बल। तो यहां से भी कभी मान लो भूल जाए कि कौन सा पथ पे निर्भर करता है, कौन सा नहीं करता है, कभी याद नहीं आए तो संरक्षी बल में ध्यान रखना कि संरक्षी बल गुरुत्वाकर्षण का, सारे केंद्रीय बल संरक्षी होते हैं, ऑब्जेक्टिव सारे केंद्रीय बल जो होते हैं वो संरक्षी होते हैं। जितने भी केंद्रीय बल एक लाइन में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, और ये पथ पर निर्भर करता है, तो ये है घर्षण बल। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें हुआ कि इस बल के द्वारा एक चक्र में किया गया कार्य, यहीं से वापस ले लेना है ना, इसमें किया गया कार्य है ना, एक चक्र में कार्य, इस बल के अंतर्गत एक चक्र में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। और इसमें लिख देना एक चक्र में किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। तो ये आपका संरक्षी और असंरक्षी बल में अंतर हो जाएगा। संरक्षी मतलब पथ पर निर्भर नहीं, सारे केंद्रीय बल संरक्षी बल है, रिक्त स्थान में आ सकता है, सभी रिक्त स्थान संरक्षी होते हैं। तो केंद्रीय बल जैसे गुरुत्वाकर्षण का बल, तो उदाहरण में आ जाए, तो इसमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, गुरुत्वाकर्षण का बल, और एक चक्र में इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। यहां आप कहेंगे कि इस बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं होता है एक चक्र में। तो ये आपका संरक्षी असंरक्षी बल के अंतर्गत हो जाएगा। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो ये आपका एक बड़ा अच्छा प्रश्न हो जाएगा। अब मैं आपको ले जाता हूं धारारेखी प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह में, तो आप स्क्रीनशॉट कर लें तो मुझे अच्छा लगेगा, ताकि आपको ये पॉइंट्स वापस दोबारा से फिर आपको लिखने करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने मोबाइल से आप लिख के उतार लीजिएगा बाद में इसको। ठीक है ना, तो चलिए अब अगला लेता हूं मैं, क्योंकि बहुत कम प्रश्न बचे हैं मेरे पास और अभी टाइम है मेरे पास 15 मिनट, है ना। तो लगभग क्या टाइम हो रहा है अभी, हाँ ओके, तो अभी 15 मिनट हो रहे हैं मेरे पास, तो मैं इतना तो आपको करा ही दूंगा सब, है ना। आप मुझसे पूछ रहे थे अभी, किसी स्टूडेंट ने लिखा है कि आंकित प्रश्न कौन से चैप्टर से करें, तो कार्य शक्ति और घूर्णी गति, यहाँ से आप अंकित करके जाइएगा। ज्यादातर एग्जाम में पिछले सालों का ट्रेंड यही है कि इन दो पार्ट से अंकित प्रश्न आते हैं, और वो प्रश्न बैंक के अंकित आप कर लीजिए, है ना। तो कम से कम ये है कि आप उतना तो करके जाइए प्रश्न बैंक का। बैंक से आप ऑब्जेक्टिव भी आप जरूर रीडिंग लगाइए, ऐसे कल मैं आपको सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सुबह बताने जा रहा हूँ, एक बार रिवीजन करा दूंगा, है ना, और फिर प्रश्न बैंक के ऑब्जेक्टिव सारे आपको तैयार करके जाना। देखिए एक बात ध्यान रखिए, कोई भी चीज है ना, सफलता जो है वो ऐसे शॉर्टकट नहीं है उसका कुछ भी, और इस चक्कर में पढ़िए भी मत, क्योंकि पढ़ाई जो है आप जो करेंगे वही आपके बाद में जिंदगी भर काम आएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट मुझे लेना है, इसमें धारारेखी प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह, ये भी 3 अंतर। धारारेखी प्रवाह, देखिए ये जो अंतर मैं बता रहा हूं ना, ये एक्चुअली ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है कि इसमें उससे ज्यादा आ ही नहीं सकता। विक्षुब्ध प्रवाह मतलब इनमें अगर मैंने 3 अंतर बताए तो 4 नहीं पूछ सकते परीक्षा में, क्योंकि इसलिए नहीं पूछ सकते क्योंकि 4 अंक का है ही नहीं है। ठीक है ना, तो धारारेखी प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह, ओके। अब ठीक है यार, ला यस, अब इसमें दिख रहा है आपको कुछ, देखिए धारारेखी प्रवाह ऐसा होता है, ये कण गया इसके आगे, ये कण इसके आगे, ये कण इसके आगे, ये धारारेखी प्रवाह। और विक्षुब्ध प्रवाह ऐसा होता है, ये कण यहाँ, ये कण यहाँ, ये कण यहाँ, ये कण यहाँ, ये विक्षुब्ध प्रवाह है। अब आप समझ गए क्या मतलब हुआ इसका। इसमें क्या है, प्रवाह, द्रव का प्रवाह कैसा है इसमें, जैसे एक नली में अगर कम स्पीड में पानी बह रहा है, तो आपने देखा उस नली में से पानी ऐसे जाता रहता है, एक के पीछे, पता है, कण आगे वाले कण के मार्ग का अनुसरण करते पीछे वाले कण। लेकिन अगर उसी नली को आपने ऊपर से ऐसे चपत दिया, जोर से दबा दिया, तो पानी हवा में उड़ता है, अब पीछे वाला कण आगे वाले कण की तरफ जाए जरूरी नहीं, तो वो विक्षुब्ध प्रवाह है ना। तो धारारेखी प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह में क्या अंतर है, इसको देखना हमें। तो द्रव का प्रवाह धारारेखी कब होता है और द्रव का प्रवाह विक्षुब्ध कब होता है। तो देखिए इसमें कणों का मार्ग, जो भी द्रव के मार्ग सरल रेखीय होता है। ये देखो मैंने अभी बताया ना, ऐसे ये और यहां लिखना, आप चित्र भी बना देना भूलिए, कणों का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा मतलब ऐसा, ये आपका धारारेखी प्रवाह हो गया, ये आपका विक्षुब्ध प्रवाह हो गया। अब आपने कहा कि ये ऐसा कब रहता होगा, जब नली में पानी कम स्पीड से बह रहा होगा। तो इसमें क्या रहता होगा कि जो द्रव प्रवाह का वेग है, जो भी द्रव बह रहा है
पानी बह रहा है वो क्रांतिक वेग से कम होता है। एक्चुअली क्रांतिक वेग जो है ना ऐसा वेग है जिसके बाद अगर उससे ज्यादा स्पीड हुई पानी की तो वो विक्षुब्ध बन जाएगा, उड़ने लग जाएगा, इधर उधर फैलेगा। लेकिन अगर वो क्रांतिक वेग से कम है तो वो धारा रेखीय रहेगा। तो इसमें द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से क्या रहता है, कम रहता है। और इधर लिख देंगे इसमें द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से क्या रहता है, अधिक रहता है ना। तो ये आपका हो गया। क्रांतिक वेग पर जाते जाते भी कई बार विक्षुब्ध हो जाता है, तो आप कम ज्यादा लिख देंगे, ठीक रहेगा, वो ज्यादा अच्छा है। अभी एक और इसमें आप लिखेंगे कि इसमें अब ये देखिए अगर कोई द्रव आराम से किसी नली में बह रहा है ना, मतलब उसका वेग भी कम है, क्रांतिक वेग से कम है, कणों का मार्ग भी सरल रेखीय है, तो क्या दाब बदलेगा क्या, दाब तो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इसमें दाब समान रहता है, इस प्रवाह में दाब क्या रहता है, समान रहता है। और यहां लिखेंगे दाब समान नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, इसलिए नहीं रहता क्योंकि वो अलग अलग जगह वो स्पीड पकड़ लेता है ना, तो वो अलग अलग जगह अलग अलग प्रेशर क्रिएट करता है, कहीं कम कहीं ज्यादा। तो ये आपका धारा रेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर हुआ। तो ये भी हमने कर लिया। अब आपका देखिए एक बात बता देता हूं, अब अंतर दो बचे 4-4 अंक के। इसमें ये वाला अंतर आपके प्रश्न बैंक में है, ये वाला नहीं, मतलब अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ का अंतर है, प्रगामी और अप्रगामी का नहीं है। लेकिन ये दो अंतर है, इसमें से ये लास्ट ईयर 4 नंबर में आ चुका है, तो मुझे लगता है ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इस पर बात करेंगे। तो खैर आपको ये समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से पूरा पूरा क्लियर हो गया होगा। अब अपन बात करेंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो पहले किसको लिखना है, बाद में किसको लिखना है, ये भी ध्यान रखना है ना, क्योंकि यहाँ थोड़ी एक मुसीबत बढ़ेगी आपके अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य में, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं अनुप्रस्थ। अब ये 4 अंतर लिखना है, अनुप्रस्थ है ना, और उसके बाद क्या लिखना है, अनुदैर्ध्य। तो अनुप्रस्थ तरंग और इसके साथ आपको अंतर लिखना है किसमें, अनुदैर्ध्य तरंग। अब मैं इसको समझा देता हूं, है ना। अभी देखो ये जो अनुप्रस्थ तरंग है वो भी किसी माध्यम में जाती है, अनुदैर्ध्य तरंग भी किसी माध्यम में जाती है। तो जो माध्यम के कण है अगर उनमें ऐसा होता है कि वो तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं, तो हम कहेंगे कि वो कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ। तो आप कहेंगे कि माध्यम के जो कण है वो ऐसे करते हैं, ऐसे, तो ये अनुप्रस्थ है ना। लेकिन अगर माध्यम के कण ऐसे जाते हैं, ऐसे, तो वो अनुदैर्ध्य। क्लियर है। तो इसमें माध्यम के कण क्या होंगे, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, है ना, ये लंबवत गति करते हैं, है ना। तो आप लिखेंगे इसमें माध्यम के कण, एक तरफ का पॉइंट याद कर लीजिए, अनुप्रस्थ के पॉइंट याद करना है आपको बस। तो इसमें माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं, लंबवत कंपन करते हैं, बस ये शब्द, ये लंबवत शब्द बदलेगा। अब इधर लिखना है ना कि इसमें माध्यम के कण तरंग संचरण के अनुदिश कंपन कर, लंबवत की जगह हो जाएगा अनुदिश या समांतर। चलो वह ज्यादा अच्छा याद रहता है आपको, है ना, लंबवत का उल्टा रहता है समांतर, तो आप यहाँ समांतर लिख दीजिएगा या अनुदिश लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आपका कंपन करता है। तो पहला अंतर हो गया, इसमें माध्यम के कण लंबवत कंपन करते हैं, इसमें माध्यम के कण समांतर कंपन करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर इसमें रहेगा अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में कि ये शीर्ष और गर्त के रूप में आगे बढ़ती है। ये शीर्ष और किस रूप में, गर्त के रूप में आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। अब शीर्ष और गर्त के रूप में आगे क्यों बढ़ेगी, क्योंकि आपने कहा कि विद्युत वेक्टर के कंपन तो लंबवत कंपन कर रहे हैं, तो ये शीर्ष और ये गर्त, ऐसे शीर्ष और गर्त, शीर्ष और गर्त, तो ये शीर्ष और गर्त के रूप में आगे बढ़ेगी। और इसमें आपने क्या कहा, ये ऐसे, ये इसमें कंपन ऐसे, तो ये कभी पास में आ जाए, कभी दूर, फिर पास फिर दूर, तो ये संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। तो यहां शब्द आएगा शीर्ष और गर्त, यहां आएगा संपीड़न और विरलन, विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। तो ये आपका है ना, मैंने पॉइंट सेम बना दिए, आगे बढ़ती है। तीसरा पॉइंट, दो शीर्ष या दो गर्त के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य, दो क्रमागत, ये यहीं से दूसरे से तीसरा टिप लेना। देखो शीर्ष और गर्त, जब ये याद हो जाए तो इसी से तीसरा बनाना। दो क्रमागत
शीर्ष व गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य, जिसको आप लैम्बडा से व्यक्त करते हैं। तब यहां क्या लिखोगे, यहां इसको टिपो, दो क्रमागत, यहां क्या लिखेंगे, शीर्षगत लिखेंगे कि संपीड़न मिलर लिखेंगे, संपीड़न मिलर, संपीड़न के बीच की दूरी है ना, संपीड़न व विलयन के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य। तो ये तरंग दैर्घ्य की परिभाषा भी होगी कि दो शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है, या क्रमागत संपीड़न और विलयन के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। कितने पॉइंट हो गए, आपके 3 पॉइंट हो गए। अब ये देखो, ये एक और लास्ट पॉइंट लिख रहा हूं, जगह दिख भी रहा है तो यही लिख देता हूं। ये ठोस और द्रव की सतह पर संचरित होती है, सतह पर, और ये आप लिखना, इसमें लिख देना, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में संचरित होती है। मतलब बेसिकली तो वो जो है ना ठोस में ही होती है और द्रव की सतह पर होती है, उसमें लिख देना ठोस, द्रव और गैस तीनों में संचरित होती है। तो आप देख लीजिए कि जो माध्यम के कण है, अगर वो तरंग संचरण की, एक ही याद करिए वाला, माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं तो अनुप्रस्थ, शीर्ष और गर्त के रूप में आगे बढ़ी है। दो क्रमागत शीर्ष और दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य, और ये कहां रहती है, कहां पे होती है, ठोस में और द्रव की सतह पर। और ये ठोस, अब इसके उल्टा यहां लिखो, लंबवत की जगह समांतर या अनुदिश कर देना, शीर्ष गर्त की जगह संपीड़न विलयन करना है, शीर्ष गर्त की जगह यहां भी संपीड़न विलयन करना है। देखो कुछ नहीं करना, ये शीर्ष और गर्त जो शब्द है उसकी जगह यहां लिखा है संपीड़न और विलयन, ये शीर्ष और गर्त देखो आप, इसकी जगह यहां लिखा है संपीड़न और विलयन, यहां लिखा है ठोस और द्रव, यहां लिखा है ठोस, द्रव और गैस। अब ये अंतर क्या नहीं तैयार हो रहा है, यहां लंबवत लिखा है, यहां समांतर लिखा है, मतलब याद तो केवल इधर के ही पॉइंट करना है, इधर के पॉइंट याद हो जाएंगे तो इधर के पॉइंट अपने आप याद हो जाएंगे। तो आप पहले अनुप्रस्थ के पॉइंट याद कीजिएगा और उसके बाद अनुग्रह का पॉइंट इसमें बना लीजिएगा। स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी से, मैं आगे की चर्चा करूंगा और बहुत जल्दी समाप्त करने वाला हूं, बस आपको कोई इंपॉर्टेंट टिप्स देकर मैं समाप्त करूंगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये आपका अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ हो गया। मैंने कहा था घूर्णी गति में अंकित करिए और उसके साथ कार्य ऊर्जा शक्ति, ये प्रश्न रहेंगे, अंकित कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा इसमें, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट अंकित प्रश्न है इन दोनों में, खासतौर पर घूर्णी गति में। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है प्रगामी और अप्रगामी तरंग। तो ये मैं आपको अभी इस पर चर्चा करता हूं आपके साथ में कि प्रगामी तरंग और अप्रगामी तरंग में क्या अंतर है। तो आपको क्या करना है प्रगामी और अप्रगामी को लेकर, कि जो प्रगामी तरंग होती है, देखिए प्रगामी तरंग का मतलब यह है कि कोई तरंग है तो वो एक निश्चित वेग से जब आगे बढ़ती है तो हम कहते हैं प्रगामी तरंग है ना। और अगर एक प्रगामी इधर से आई और एक प्रगामी इधर से आई, है ना, जैसे दो खूंटे गाड़ दिए और एक वेव इधर से आई और एक वेव इधर से आई, जैसे एक रस्सी यूं आई और एक रस्सी यूं आई, तो फिर वो अपनी सीमाओं के बीच ही अप्रगामी तरंग बनाते हैं। तो प्रगामी तरंग का मतलब है कि एक खूंटा तो बांध रखा है लेकिन उस रस्सी को आपने ऐसे ऐसे किया तो वो ऐसे ऐसे आगे बढ़ती है, मतलब ये निश्चित वेग से क्या होता है, आगे बढ़ती है इसी तरह की, और ये अपनी परिसीमाओं के बीच में ही बनी रहती है, तो ये आगे नहीं बढ़ती निश्चित वेग से, ये दो परिसीमाओं के बीच में रहती है। तो हम ये कहते हैं कि प्रगामी तरंग स्वतंत्र होती है, और अप्रगामी में आप लिख सकते हैं कि ये दो प्रगामी तरंगों से एक अप्रगामी तरंग बनती है। क्लियर है? तो प्रगामी तरंग स्वतंत्र और दो प्रगामी से एक कौन सी बनती है, अप्रगामी तरंग। एक्चुअल क्या है इसमें ना, एक 2 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है, प्रगामी तरंग किसे कहते हैं, तो इसलिए आप ज्यादा बेटर ही होगा अभी अंतर जरूर याद करके जाइएगा। तो आप कहेंगे ये स्वतंत्र होती है, ये दो प्रगामी तरंगों से मिलकर एक अप्रगामी तरंग बनती है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, प्रगामी तरंग चूंकि सिंगल जा रही है ना, दंदनाती भी जा रही है, तो ये अपने साथ ऊर्जा को भी ले जाएगी। अप्रगामी तरंग अपने साथ ऊर्जा को नहीं ले जाती, एक्चुअली वो वहीं बनी रहती है थोड़ी दूर में, तो वो ऊर्जा को नहीं ले जाती, तो ये सेकंड अंतर आपका हो जाएगा। तो आप
ऐसे लिख लीजिएगा जो मैं बात बोल रहा हूं वो, कि ये स्वतंत्र होती है, पहले प्रगामी में लिखना है स्वतंत्र होती है, अप्रगामी लिखना कि ये दो प्रगामी तरंगों से मिलकर बनी होती है, तो स्वतंत्र नहीं है, जाहिर है। फिर प्रगामी में दूसरा पॉइंट, ये अपने साथ ऊर्जा ले जाती है, अप्रगामी में लिखेंगे अपने साथ ऊर्जा लेकर नहीं जाती है। फिर तीसरा जो है वो ये है कि ये एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती है, कौन सी, प्रगामी। और अप्रगामी का लिखेंगे कि दो परिसीमाओं के बीच में बंधी रहती है, अब बनी रहती है, आगे नहीं बढ़ती। तो ये लिखते हैं ये आगे बढ़ती है, आगे नहीं बढ़ती। अब चौथी और महत्वपूर्ण बात लिखेंगे कि जो प्रगामी तरंग होती है वो चूंकि मिलती ही नहीं है, दो दो से तो नहीं मिलती वो प्रगामी, तो उसमें निस्पंद और प्रस्पंद नहीं बनते। और अप्रगामी तरंग चूंकि दो तरंगों के दो प्रगामी से मिलकर बनती है, तो उसमें निस्पंद और प्रस्पंद बनते हैं। तो ये 4 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, है ना, तो आपका काम हो जाएगा। तो प्रगामी और अप्रगामी तरंगों में ये 4 अंतर है। इस तरीके से आप देखिए ध्यान से, तो ये सारे अंतर मैंने आपके साथ आज शेयर किए हैं। और अगर आप कहें तो मैं एक थोड़ी देर के लिए इसको मैं जरा सा हटा देता हूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट अब लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि सर वो प्रगामी अप्रगामी का जरा सा एक आइडिया दे दीजिए आप, क्योंकि अभी 2 नंबर का प्रश्न आ गया, तो आपके बोलने भर से तो हमें वो लिखना पड़ेगा ना फिर एग्जाम में। तो देखिए ये प्रगामी, और यहाँ लिख दीजिए अप्रगामी, है ना। अगर 2 नंबर में आ जाए तो एक साइड का कोई सा भी लिख दीजिएगा, जैसे प्रगामी 2 में आ जाए तो इधर का लिख दीजिए। अब ये क्या है, ये तरंगे क्या होता है, आगे बढ़ती है, निश्चित वेग से क्या होता है, आगे बढ़ती है। तो जो आगे बढ़ती है तो ये आपने कहा प्रगामी है, और ये क्या होती है, अप्रगामी, है ना। जैसे ये यहाँ देखो, ये प्रगामी, लेकिन अगर ये ऐसा हो तो ये जैसे ये हो गया एक प्रगामी और ये हो गई आपकी दूसरी, है ना। तो ये अंदर ही अंदर घुट गई दो सीमाओं के बीच में। तो आप इसको, ये एक्चुअली अब आपको समझाने के लिए बनाया मैंने। तो ये निश्चित वेग से आगे बढ़ती है, और ये लिख देना कि ये दो परिसीमाओं के बीच या दो सीमाओं के बीच रहती है, के बीच रहती है। हो गया अंतर। अब इसमें क्या लिखोगे, ये स्वतंत्र होती है, बेचारी अकेली है, तो क्या है ये, बेचारी नहीं, फिर तो स्वतंत्र है, अकेली है, ये स्वतंत्र है। और इसमें क्या लिखोगे, ये दो प्रगामी तरंगों से बनती है, तरंगों से बनती है। तीसरा, ये अपने साथ क्या ले जाती है, ऊर्जा ले जाती है। कौन, प्रगामी तरंग क्या होती है अपने साथ, जब जा रही हो तो आगे बढ़ रही है तो अपने साथ क्या ले जाएगी, ऊर्जा ले जाती है। तो तरंगे अपने साथ ऊर्जा ले जाती है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है, याद रखिएगा। और ये अपने साथ ऊर्जा नहीं ले जाती है, नहीं ले जाती। चौथा, एक जो चौथा पॉइंट है वो हमारा ये है कि इसमें चूंकि अकेली है तो इसमें निस्पंद और प्रस्पंद नहीं बनते, निस्पंद और प्रस्पंद, क्योंकि वो दो के मिलने पर ही बनते हैं, प्रस्पंद नहीं बनते। और इधर लिख देना, यहां पर नहीं है, और यहां लिख देना बनते हैं। तो ये पॉइंट थोड़ा सा उल्टा हो जाता है जिन चीजों को अपन देख रहे हैं उस हिसाब से। तो ये आपका जो है, ये प्रगामी और अप्रगामी में 4 अंतर। अगर प्रगामी की परिभाषा पूछ ले तो इधर से लिख देना, अप्रगामी की पूछ ले तो इधर से लिख देना। तो ये भी आपका अंतर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब आज की लाइव क्लास जो है उसके लिए मुझे इजाजत दीजिए। कल सवेरे ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार रहिए, ऑब्जेक्टिव की क्लास होगी हमारी जबरदस्त, है ना। और आप लोगों के साथ मैं ऑब्जेक्टिव शेयर करूंगा, और हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स पर चर्चा करेंगे, और हमारा माइंडसेट बनाएंगे कि हम एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो गजेंद्र सर को यही आप अलविदा कहिए, कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए क्लास कैसी लगी। सारे अंतर हो चुके हैं, बस ये देख लीजिए ये लिस्ट, और इसलिए के बाहर नहीं जाना है, तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और ये सारे अंतरों को आप तैयार कीजिए और अंतर का इंतजार कीजिए एग्जाम में। और मैं बता रहा हूँ एक मजेदार बात, अगर इनसे अंतर नहीं आया तो बहुत सारे प्रश्न और ऑब्जेक्टिव इनसे हो जाएंगे। जैसे तरंगे अपने साथ क्या ले जाती, ऊर्जा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो ये आप ये भी करेंगे, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति, ये सब ऑब्जेक्टिव के पॉइंट है। तो अगर आपने अंतर तैयार किए हैं, व्यर्थ नहीं जाएगा। एक या दो अंतर, 3 अंतर अगर परीक्षा में आ भी गए तो उसके अलावा ये जो सारे प्रश्न हैं ये ऑब्जेक्टिव में आपका सामना करेंगे, और आपको मजेदार खुशी मिलेगी इनको देखकर। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच, गुड बाय, जय हिंद। कल की क्लास कितनी बजे?
कल की क्लास कितनी बजे है? सवेरे है। कितनी बजे है? 8:30 बजे है। याद रखिएगा कौन सी क्लास है? ऑब्जेक्टिव क्लास है ना? तो कल ऑब्जेक्टिव क्लास है और आप चैनल पर चले जाइएगा, तो वो आपको जैसे आप रोज देख रहे हैं उसी तरीके से आपको मिल जाएगी। और जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़े हैं उनको तो मैं लिंक वैसे भी शेयर कर ही देता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, है ना? और आप अपने दोस्तों से जरूर लिंक मांग लीजिएगा। और प्लीज मेरा एक कहना है कि जितनी मेहनत आप देख रहे हैं इतना काम करने के बाद भी मुझे जो लग रहा है कि जो बात हजारों स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पा रही। कर्तव्य करना, ईश्वर जितने बच्चों तक पहुंचाएगा उनका भला होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि वास्तव में बहुत अच्छा काम हुआ है तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। गजेंद्र सर को अलविदा कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। ये मॉर्निंग क्लास की लिंक शायद शेयर की है इन्होंने, क्लिक कर देना या इसको कॉपी कर लेना इसको। ओके, थैंक यू। एक खास बात देखी थे।